आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है इस इंटरेस्टिंग वीडियो में। एक बात ध्यान रखिएगा, आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और ये आपको क्लैरिटी देगा एसएमई यानी कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज आईपीओ, स्टॉक्स, पीएमएस के बारे में। ये बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है, तो ये उस समय मत सुनिएगा जिस समय आप जल्दी में हो, या 1.5x में मत सुनिएगा, बल्कि सुनिएगा तो सिर्फ और सिर्फ उस समय जब आप बिल्कुल कंफर्टेबल हो और दिमाग से बिल्कुल फ्री हो। तो हम बात कर रहे हैं एसएमई की। अभी आपने क्या देख रहे हैं कि डेली 3-4 इशू आईपीओ बंद हो रहे हैं एसएमई के, और उनमें सब्सक्रिप्शन फिगर आ रहा है 500 टाइम, 300 टाइम, 200 टाइम, 1000 टाइम तक, और ये 1000 500 टाइम सब्सक्रिप्शन हो रहा है और उनकी लिस्टिंग हो रही है डबल प्राइस पर। और उनमें से कई आईपीओ जो लिस्टिंग के बाद भी मल्टी बैगर हो रहे हैं और कई वहां से टूट भी रहे हैं। तो इसका मतलब कि बहुत अच्छा और बुरा दोनों ही एक्सपीरियंस है। और आप में से कई लोग ये चाहते हैं कि हम भी एसएमई स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करें। रीजन कि आईपीओ में अलॉटमेंट आता नहीं है, तो क्या करें, इससे बेटर है कि एसएमई स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करें। तो क्या आपके दिमाग में भी वो बात है कि आप एसएमई स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और चाहते हैं इंडिया ग्रोथ स्टोरी जो रियल में इंडिया के एसएमई में डिपेंड करता है? एक बात ध्यान रखिएगा कि इंडिया में 3 करोड़ से ज़्यादा एसएमईज हैं। जरा सोचिए, अगले 5 साल में 5000 एसएमई आईपीओ आएंगे। इसका मतलब कि हर साल 1000 आईपीओ आएंगे और उनमें इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी कितनी अच्छी होगी, जरा विचार कीजिएगा। और ये सेगमेंट यदि आपने छोड़ रखा है तो आप ये मान के चलिएगा कि कहीं ना कहीं आप मिस कर रहे हो उस पार्टिसिपेशन को जिसके आप हकदार हो। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको और हमें एसएमई में दिमाग क्यों लगाना चाहिए या इन्वेस्टमेंट के बारे में क्यों सोचना चाहिए। क्योंकि नंबर एक बात, 3 करोड़ एसएमई है, उनमें से 5000 जो एसएमई आएंगे उनमें से एटलीस्ट 50% तो ऐसे होंगे जो मल्टीबैगर होने की पोटेंशियल रखते हो। रीजन साफ है कि इंडिया में जो स्टार्टअप कल्चर डेवलप हो रहा है, तो आप देख रहे हैं कि कई लोग स्टार्टअप इन्वेस्टिंग कर रहे हैं और यहां तक कि स्टार्टअप में फंडिंग भी लेते हैं। जरा सोचिए, जो स्टार्टअप में फंडिंग दे रहा है वो कितना रिसर्च करके पैसा लगा रहा है अपने किसी भी कंपनी में। तो ऐसे में यदि स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट फंडिंग में आपका इंटरेस्ट नहीं है या आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तो आपके लिए ज़्यादा बेटर है कि आप एसएमई में इन्वेस्टमेंट करें। रीज़न साफ है कि क्लैरिटी और साथ ही साथ विजिबिलिटी जितने लिस्टेड स्टॉक्स में होगी उससे ज़्यादा आपके स्टार्टअप इन्वेस्टिंग में नहीं होगी। यदि आप चाहते हैं कि स्टार्टअप में इन्वेस्टिंग करें, उससे पहला स्टेप है एसएमई में इन्वेस्टमेंट करें। जो 100 करोड़ से नीचे के आईपीओ एसएमई में लिस्ट हो रहे हैं उनमें रिसर्च करें, उसमें इन्वेस्टमेंट करें। क्योंकि उनमें यदि आप चाहते हैं कभी एग्जिट होना, तो सबसे पहला बेनिफिट ये है कि आपको स्टार्टअप की जगह इसमें एग्जिट बहुत ईजी है, क्योंकि आप और हम लेंगे 1, 2, 4 लोट्स और वो लोट्स कभी भी आराम से बेच सकते हैं। फायदा क्या है? सबसे पहला फायदा है कि एसएमई स्टॉक्स मल्टीबैगर हो सकता है। दूसरा फायदा, जरा एक सिंपल सा एग्जांपल लीजिए, कोई 25,000 या 2.5 लाख करोड़ की कंपनी ज्यादा ग्रो करेगी या कोई 250 करोड़ की कंपनी 1000 करोड़ रुपए की कंपनी बन सकती है, तो प्रोबेबिलिटी यहां ज्यादा है। नंबर तीसरी बात कि जो भी नया इनोवेशन या इन्वेंशन होता है वो नए यूथ से, जो आईआईटीएन या टॉप इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएट हैं और साथ में नए कॉन्सेप्ट के साथ नया बिजनेस लेके आ रहे हैं, वो ज्यादा ग्रो कर रहे हैं। और आप ये देख रहे हैं करंट इकोनॉमी में, आज से पहले जब हम देखते हैं 30-40 साल पहले, तो जो बड़ी फैमिलीज हुआ करती थी, जो इंडस्ट्रियल फैमिली हुआ करती थी, वही मिलेनियर या बिलेनियर हो सकती थी। लेकिन आज एक 25 से 30 साल का बच्चा भी मिलेनियर और बिलेनियर हो सकता है, सिर्फ इस बात पर कि उनका जो आइडिया है वो क्लिक कर गया। जरा सोचिए, उबर, ओला जैसी कंपनीज एक सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर पर पूरे इंडस्ट्री को चेंज कर देती है, द वे वी ट्रेवल चेंज कर देती है। इस तरह के न जाने कितने एग्जांपल है। तो ये पोटेंशियल आपको कहां मिलता है? वहां इमर्जिंग सेक्टर में मिलता है जो मल्टीबैगर हो सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, किसी भी तरीके से स्टार्टअप इन्वेस्टिंग, प्राइवेट फंडिंग, प्री आईपीओ अलॉटमेंट से ये सेगमेंट काफी सेफ और बेटर है, क्योंकि यहां पर एंट्री और एग्जिट कंपैरेटिवली आपके लिए इजी है। आज लगभग 5000 स्मॉल एंड माइक्रो कैप कंपनीज लिस्टेड है जहां आप अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं, और लगभग 1000 एसएमई, बीएसई और एनएसई दोनों में मिला के लिस्टेड है जहां आप अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। तो ये सेगमेंट है, क्योंकि यहां पर आप न सिर्फ माल एनएसई, बीएसई में परचेज कर सकते हैं बल्कि बेच भी सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना सा है
कि इसमें लोट में काम होता है, एक शेयर दो शेयर में काम नहीं हो सकता जैसा कि हम फ्रंटलाइन स्टॉक्स में या नॉर्मल स्टॉक्स में कर पाते हैं। यहाँ कॉन्सेप्ट भी सेबी का यही है कि वही लोग आए जो इन्फॉर्म्ड हो, जो रिसर्च करके आ रहे हो और जो रिसर्च करने की कुव्वत रखते हो वही इसमें इन्वेस्टमेंट करें और ज़्यादा रिस्क लें। ज़्यादा स्मॉल इन्वेस्टर्स जो है उनके लिए ये सेगमेंट नहीं है, वो तो आईपीओ इन्वेस्टिंग करें और मस्त रहें। अब हम बात करते हैं कि रिटर्न पोटेंशियल कितना है। एसएमई का इंडेक्स है, आपको पता है एनएससी एसएमई एमर्ज इंडेक्स 1 दिसंबर 2016 को जिसकी फाउंडेशन हुई थी 2017 में लगा, लेकिन बेस प्राइस 1 दिसंबर 2016 इक्वल टू 1000 था। आज उसकी वैल्यू 14,000 से भी ऊपर है। जरा सोचिए 2016 से 2024 8 साल में इंडेक्स 16 टाइम हो चुका है। तो ये तो सिर्फ इंडेक्स का सवाल है। इस इंडेक्स का क्राइटेरिया क्या है जो एनएससी ने ले रखा है? नंबर 1, वही स्टॉक लिए जाएंगे जो एनएससी के एसएमई सेगमेंट में लिस्टेड होगा। नंबर 1 बात। नंबर दूसरी बात कि मिनिमम 20 शेयर्स इसमें होने चाहिए, मतलब इस इंडेक्स में मिनिमम 20 स्टॉक्स तो हमेशा होंगे। तीसरी बात, हर क्वार्टर एंड में इसकी रीबैलेंसिंग या रिकॉन्स्टिट्यूशन किया जाएगा, यानी कि वही स्टॉक्स रखे जाएंगे जो एक्टिवली मैनेज्ड हो, तो क्वार्टरली इसकी रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। और नंबर चौथी बात, हर क्वार्टर में 25% डेज में उसकी ट्रेडिंग होनी चाहिए। इसका मतलब कि रीजनेबल लिक्विडिटी देता हो, तो वही स्टॉक्स इसमें आते हैं, यानी कि एनएससी एमर्ज एसएमई इंडेक्स में आते हैं। इसलिए एक साल में इसने 80% का रिटर्न दिया है, जबकि सेंसेक्स ने या निफ्टी ने 25% के आसपास का रिटर्न दिया है। पिछले 5 साल का सीएजीआर रिटर्न यदि हम देखते हैं तो 53% सीएजीआर है, जबकि पिछले 5 साल का एनएससी और बीएसई का सीएजीआर 18% है। और यह तो बस शुरुआत है, असली गेम तो अभी स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि अभी तो इतनी स्पीड नहीं थी स्टॉक्स के आने की, अभी तो आईपीओ आने की इतनी स्पीड नहीं थी। अब तो 1,000 आईपीओ डेली हर साल आएंगे, तो यहां पर पोटेंशियल बनेगा, उतनी ही रिस्क भी आपके साथ बढ़ेगी। अब आपके पास 2 ऑप्शन है। नंबर 1 कि आप खुद रिसर्च करें और एसएमई स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करें, और हाँ ध्यान रखें कि इसमें कई कंपनीज के रिजल्ट 6 महीने में एक बार आते हैं और कई कंपनीज के 1 साल में एक बार आते हैं, तो रिजल्ट्स भी उतने ट्रांसपेरेंटली हर क्वार्टर नहीं आते हैं जितने कि यहां पर मेन बोर्ड में आते हैं। तो ऐसे में आपके लिए 2 ऑप्शन जो मैंने बताया, नंबर 1 खुद रिसर्च करें, नंबर दूसरा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस पर ध्यान दें या पीएमएस पर आप ध्यान दिया जा सकता है। हमें एसएमई स्टॉक्स या पीएमएस में क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, या स्पेशली एसएमई पीएमएस में क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? नंबर 1 बात, आपके जितना भी इन्वेस्टमेंट है वो कई जगह हो सकता है, चाहे म्यूचुअल फंड में हो, चाहे बैंक में हो, पोस्ट ऑफिस में हो, या किसी एलआईसी इंश्योरेंस कहीं भी हो, लेकिन आपके पोर्टफोलियो में कोई भी तरीके से एसएमई स्टॉक्स नहीं मिलेंगे जब तक कि आप डायरेक्टली नहीं लेते हैं या पीएमएस के थ्रू, स्पेशलाइज्ड पीएमएस के थ्रू नहीं लेते हैं। तो नंबर 1 बात ये हो गई। दूसरा कि इंडिया में बहुत लिमिटेड ऐसे पीएमएस हैं जो एसएमई स्टॉक्स पर फोकस करते हैं। जी हाँ, बहुत कम ऐसे पीएमएस हैं जो आपको सर्विस भी दे रहे हैं और एसएमई स्टॉक्स पर फोकस करते हैं। इसका रीजन ये है कि इसमें बड़े होने की गुंजाइश नहीं है। एज ए फंड मैनेजर इसमें बहुत बड़े होने की, क्योंकि ऐसा नहीं है कि 1 लाख करोड़ का पीएमएस हो गया या 25,000 करोड़ का पीएमएस हो गया, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि यदि फ्रंटलाइन में आप ये काम करते हैं तो 1 लाख करोड़ का या 10,000 करोड़ का भी हो सकता है। यहाँ पर 1000 करोड़ का पीएमएस भी मैनेज करना बहुत मुश्किल बात है। 100-200 करोड़ तक का ही पीएमएस मैनेज किया जा सकता है। इसके बाद में फंड मैनेजर को पैसा लेना ही बंद करना पड़ेगा। इसलिए लिमिटेड लोगों के लिए ये अपॉर्चुनिटी हो पाएगी, ऐसा मानना चाहिए। ये सेगमेंट नई, जैसा कि मैंने अभी पहले भी कहा कि नई अपॉर्चुनिटीज को, नए अपॉर्चुनिटीज को बहुत जल्दी कैप्चर कर सकती है, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी नए लोग लेके आ रहे हैं उसको बहुत अर्ली टाइम पर एंट्री का चांस मिल सकता है। नेक्स्ट है कि यहां क्वालिटी पर ध्यान देने की ज्यादा जरूरत है, न कि क्वांटिटी पर। आपके पास 100 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो, देयर इज नो यूज। आपको करना क्या है कि इस पीएमएस होल्डर में या इस पीएमएस के फंड हाउस या फंड मैनेजर को कम से कम 25 और मैक्सिमम 50-60 स्टॉक से ज्यादा स्टॉक नहीं रखने चाहिए। यानी कि 25 से 50 स्टॉक का कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो होगा, उसका बेनिफिट आपको मिलेगा, क्योंकि वो क्वालिटी पोर्टफोलियो होगा, न कि क्वांटिटी पोर्टफोलियो। चूंकि एसएमई में लिक्विडिटी कम होती है, इसलिए ये बाई एंड होल्ड पोर्टफोलियो होगा, और वो पोर्टफोलियो होना चाहिए जो बाई एंड होल्ड के टेंडेंसी पे चलती हो, और जिससे कि चर्निंग भी कम होगी और आपकी लायबिलिटी या फिर कॉस्टिंग भी कम होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसमें ओवरलैपिंग नहीं होगा। आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो कहीं भी हो, यहां कहीं भी ओवरलैपिंग नहीं होगा। और
पीएमएस में क्यों जाना चाहिए? क्योंकि 30% ऑफ एसएमई स्टॉक्स आज भी अपने इश्यू प्राइस से नीचे ट्रेड हो रहे हैं, तो इसमें स्पेशलाइज्ड सर्विस की बहुत जरूरी है। जरा सोचिए, 2% 3% का फंड मैनेजमेंट फीस देकर आप एक टेंशन से फ्री हो सकते हैं, जो आपको अपने आप में रिसर्च करने से बेहतर रिजल्ट्स दे सकते हैं। और फाइनल बेनिफिट जो एसएमई पीएमएस में होगा, इसमें क्योंकि म्यूचुअल फंड या एआईएफ में तो आपको यूनिट्स मिलती है, लेकिन जब आप पीएमएस करते हैं तो स्टॉक यानी कि जो शेयर परचेज किया गया वो आपके डीमेट अकाउंट में आपके नाम से रहता है, उसका डिविडेंड भी आप ही को मिलता है, और उसका कोई भी बेनिफिट, राइट, बोनस या इस तरह का कोई बेनिफिट आता है तो वो आप ही को आपके नाम से मिलता है। तो ये पीएमएस का बेनिफिट है। और उससे भी इंपॉर्टेंट बात यह है, जो स्टॉक जिस पॉइंट ऑफ टाइम पर लिया गया आप ही के अकाउंट में परचेज हुआ और नेक्स्ट डे जो पे इन पे आउट पर आपके डीमेट में आ जाता है, तो इसमें सेफ्टी नेट भी बहुत आपके पास है कि आपके लिए राइट टाइम पर राइट स्टॉक लिया गया हो। तो अभी तक हमने क्या देखा कि नंबर एक बात, एसएमई स्टॉक्स में अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है, और दूसरी बात, एसएमई स्टॉक्स की क्योंकि नॉलेज हमें कम होती है या उसका डेटा अवेलेबल कम होता है, तो बेटर है कि हम उसको पीएमएस के थ्रू जाएं। अब हमें तीसरा पॉइंट ये आता है कि यदि हम पीएमएस के थ्रू जा रहे हैं तो हमें उस पीएमएस में या उस फंड मैनेजर में या उस फंड हाउस में क्या क्वालिटी होनी चाहिए, वो देखने वाली बात है। नंबर एक बात, वो पीएमएस सिर्फ और सिर्फ कैश मार्केट के स्टॉक में काम करता हो और साथ में एसएमई और स्मॉल या माइक्रो कैप कंपनीज में ही काम करता हो, इससे ऊपर जाएगा तो वो फिर हमारा पोर्टफोलियो का रिपीटेशन हो जाएगा, या फिर हम ये कहेंगे कि पोर्टफोलियो की ओवरलैपिंग हो सकती है। दूसरी बात कि इस पीएमएस में ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए कि वो 25 से 50 स्टॉक तक ही आपके पोर्टफोलियो में रखे, न कि आपका कॉइन कलेक्शन की तरह या स्टाम्प कलेक्शन की तरह कोई कलेक्शन बना के रख देवे कि जिसमें 100-150 स्टॉक रखे हुए हो। ये जरूर है कि ये स्टॉक्स हाई कन्विक्शन आइडिया होना चाहिए, जहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस ज्यादा हो सकता है उसमें कुछ सक्सेसफुल नहीं भी हो, लेकिन फिर भी प्रोबेबिलिटी हमेशा ज्यादा होनी चाहिए। इस तरह का पीएमएस होना चाहिए। तीसरा, इस पीएमएस का गोल वो नहीं होना चाहिए कि मुझे इक्विवेलेंट टू निफ्टी रिटर्न देना है या निफ्टी को बीट करना है। इसका रिटर्न होना चाहिए निफ्टी से बेहतर, और ज्यादा अच्छे शब्दों में कहा जाए तो एसएमई एमर्ज जो एनएससी का इंडेक्स है, इसको आउट परफॉर्म करना चाहिए या इसके इक्विवेलेंट रिटर्न देना चाहिए। क्योंकि एक बात ध्यान रखिए, एसएमई एमर्ज का कोई भी ईटीएफ मार्केट में ट्रेड नहीं हो रहा है, तो इसलिए आपको सिर्फ और सिर्फ पीएमएस ही एक ऐसा तरीका है जहां जा सकते हो। और दूसरी बात, न तो ईटीएफ ट्रेड हो रहा है, न ही कोई म्यूचुअल फंड एसएमई स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो यह भी एक रीजन है कि हमारे पास पीएमएस के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता है। नेक्स्ट पॉइंट, हाई रिस्क हाई रिटर्न है। एज ए इन्वेस्टर हमें मान लेना चाहिए, और हाँ, एज ए फंड मैनेजर फंड हाउस को भी ये मानना चाहिए कि ये हाई रिस्क हाई रिटर्न है, तो वेल एजुकेटेड क्लाइंट ही इसमें आए या इसमें लेके आए, या उन्हीं को ये दें जो कंफर्म हो कि वो समझते हो कि रिस्क कितनी है और उसके अकॉर्डिंग ज्यादा रिटर्न की चाहत में रिस्क भी लेने को तैयार हो। हाँ, इस तरह के पीएमएस का एक गोल और होना चाहिए कि रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए सेक्टर डाइवर्सिफाई जरूर कर लेवे, न कि ऐसा नहीं हो कि वो सेक्टर को डाइवर्सिफाई नहीं करें। और नेक्स्ट, किसी भी स्टॉक में 10 से 15% से ज्यादा एक स्टॉक में होल्डिंग नहीं होनी चाहिए। किसी भी कंडीशन में 14% 15% से ज्यादा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मोस्टली स्टॉक 10% से नीचे ही होल्डिंग रखने चाहिए। और 15% की लिबरल छूट भी मैं इसलिए दे रहा हूं कि 10 से यदि 15%, कई बार क्या होता है, कोई स्टॉक 5 टाइम हो गया तो होल्डिंग तो इनिशियली उसने शायद 5 टाइम ली हो, लेकिन उसकी होल्डिंग के कारण, उसकी एप्रिसिएशन के कारण वो 15% हो जाए, तो आपको इसलिए 15% की छूट दे रहा हूं। अदरवाइज 10% ही इनिशियल परचेस, तो टोटल पोर्टफोलियो साइज का 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जो फंड हाउस पीएमएस चला रहा है या जो फंड मैनेजर फंड चला रहा है, उसको पीएमएस की, उसको एसएमई की स्टॉक की नॉलेज हो, और साथ में इसमें इंडिया में इसमें लीडर हो। ये क्वालिटी बहुत जरूरी है, तभी वो आपके लिए अच्छा काम करेगा। क्योंकि वो यदि मेन बोर्ड के स्टॉक्स में काम कर रहा होगा तो उसको शायद नॉलेज कम होगी, जैसा कि जनरली म्यूचुअल फंड हाउस को एसएमई की नॉलेज नहीं होती है। और दूसरा, म्यूचुअल फंड हाउस एसएमई इसलिए भी काम नहीं कर पाते हैं क्योंकि एसएमई यदि कोई स्टॉक 200 करोड़ का है और म्यूचुअल फंड 10,000 करोड़ का म्यूचुअल फंड है, वो यदि 200 करोड़ में से 10% से ज्यादा तो होल्डिंग ले नहीं सकता। तो 20 करोड़ रुपए का यदि अपने 10,000 करोड़ के पोर्टफोलियो में लेगा और वो 5 टाइम भी हो जाएगा, तो आपको कितना सा रिटर्न मिलेगा। लेकिन आपके और मेरे पास तो इतना पैसा नहीं है। यदि हमारे 50 लाख 25 लाख
1 करोड़ रुपया में से यदि वो 10% हो और वो 5 टाइम हो जाए तो हमें रिटर्न मिल सकता है। तो हमें एज ए स्मॉल इन्वेस्टर ये हमारे लिए यूजफुल है कि हम इस सेगमेंट को बिल्कुल इग्नोर ना करें। और यही रीजन है कि आजकल ज्यादातर HNI इन्वेस्टर्स का फोकस इसमें आ गया है और वो अपने पोर्टफोलियो को 10-20% डाइवर्सिफाई करके SME स्टॉक्स और SME PMS में बहुत इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। यही रीजन है कि पिछले 1 साल का 80% का रिटर्न उनके चेहरे पर खुशी लेके आ रहा है और उनका फेथ इस इंडस्ट्री पे या SME स्टॉक्स पर बढ़ रहा है। इस तरह के PMS में क्वालिटी होनी चाहिए कि वो हायर एलोकेशन कर सके किसमें, किसी पर्टिकुलर स्टॉक या सेक्टर में। यानी कि यदि सेक्टर में कर रहा हो तो 25% तक एक सेक्टर में चला जाए, तो वो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। और अंत में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हम SME PMS में क्यों जाना चाहते हैं। इसका रीजन सिर्फ यही है कि हम चाहते हैं कि हमें ज्यादा रिटर्न मिले, या हम चाहते हैं कि हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न मिले जो हमारे टोटल पोर्टफोलियो का 10% ही हो, लेकिन हमें बेटर रिटर्न दे सके। तो ये सब क्वालिटी होनी चाहिए उस PMS हाउस में या उस PMS में जो SME का पोर्टफोलियो मैनेज करना है। हमने क्या देखा कि इंपॉर्टेंस ऑफ SME इन इंडिया, यानी कि 3 करोड़ से ज्यादा SME है। SME लिस्टेड क्यों बेहतर है स्टार्टअप इन्वेस्टिंग से, ये हमने बात की। SME अच्छे स्टॉक्स को जिनमें ग्रोथ की पोटेंशियल हो वो सेलेक्ट करना कितना जरूरी है, ये हमने बात की। और यदि हमें वो कैपेबिलिटी नहीं है कि हम इतना क्लोजली वॉच कर सकें, तो ज्यादा बेहतर है कि हम PMS में जाएं। और PMS में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, ये सब हमने बात की। तो अब क्या आप चाहते हैं कि आपका SME पोर्टफोलियो भी हम IRSS के थ्रू मैनेज करें? यदि हाँ, तो यहां पर नीचे एक लिंक दिया हुआ है जिसमें PMS इंक्वायरी फॉर्म दिया हुआ है, जिसे आप भर दीजिए। हमारी टीम आपको कनेक्ट करेगी और बताएगी कि किस तरह से आप SME PMS में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। और हम वो चीज लेके आ रहे हैं जो एक IPO इन्वेस्टर को करना चाहिए, या एक HNI इन्वेस्टर, स्मॉल इन्वेस्टर और मिडिल क्लास इन्वेस्टर को करना चाहिए। जो यूनिक कॉन्सेप्ट जो है वो लेके आ रहे हैं, जो किसी भी इंग्लिश की बुक में या वेस्टर्न राइटर ने नहीं लिखी होगी, वो चीज हम लेके आ रहे हैं। तो एक लाइक तो बनता है और साथ में सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, क्या आज से पहले आपको पता था कि SME क्या होते हैं? क्या SME में PMS भी होता है? ये क्या आपको पता था? कमेंट में जरूर बताइएगा। और आप चाहते हैं कि SME के बारे में हम और ज्यादा बात करें, तो चैनल को कम से कम 1 लाख सब्सक्राइबर देना आपका काम है, बाकी काम मेरा है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।